हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का 1 मार्च का जो वीकली मॉक टेस्ट होता है उसका मैथ का सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले के जितने भी सॉल्यूशन देखने हैं आपको, मिनी मॉक, पेड मॉक और वीकली मॉक, रीजनिंग, हिंदी, जो भी है उसकी सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चैनल पर देख सकते हो। ठीक है, और आपको पता होगा कि वैसे तो हम लाइव सोल्व करवाते हैं, लेकिन इंटरनेट की समस्या के चलते हुए क्या है कि समस्या तो क्या है, रिचार्ज नहीं करवा रहे हम, है ना। तो उसको देखते हुए हम स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं, तो उससे हम सोल्व करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा बात हम करते नहीं है क्लास में, और कोई गलती होती है तो बड़ा या छोटा भाई समझ कर हमको माफ़ कर देना, बाकी ऐसी उम्मीद कम ही होती है। फिर भी देखते हैं, पहला क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो देखो, 2.05 इंटू 2.05 माइनस 3.23 इंटू 3.323। अच्छा, इसको भाग दे रखा है 2.05 प्लस 3.23 से। तो एक चीज़ देखो, अब आप ना इसको ऐसे गुना करके, इसको घटा के, इसको जोड़ के भाग देने में अपना समय व्यर्थ मत करने लग जाना। ये चीज़ करनी नहीं है आपको। क्यों नहीं करनी? देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी सेम वैल्यू है, मतलब a इंटू ए माइनस बी इंटू बी, और यहाँ पे क्या है, a प्लस बी का इसने भाग दे रखा है। मतलब देखो, सेम वैल्यू है ना। तो ये क्या है, ऊपर देखो a इंटू ए, मतलब क्या बन रहा है, a स्क्वायर, माइनस का है निशान, फिर बोल रहा है b इंटू बी, मतलब कि सेम वैल्यू है 3.23 इंटू 3.23, मतलब कि ये b इंटू बी है, मतलब कि b स्क्वायर। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको। भाग किससे दे रखा है, देखो ये है जो वैल्यू a प्लस बी से भाग दे रखा है, a प्लस बी से इसको भाग दे रखा है। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये सूत्र तो आपको याद होना चाहिए। मतलब कि 9वीं 10वीं क्लास में ही, 8वीं 9वीं में पढ़ने लग गए होंगे आपको। देखो, अब आपको क्या पता है, एक फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आपको कहीं पे दिख जाए तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी और a माइनस बी, मैं ये लिख सकता हूँ। अभी तक देखो हमने वैल्यू उठाई भी नहीं है, सिर्फ इन्हीं से जो माना है उन्हीं से सोल्व करते जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, नीचे a प्लस बी है, समझे। अब क्या देखते हो, ऊपर देखो, ऊपर भी a प्लस बी बन रहा है, नीचे भी। तो ये a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, इसको भाग जाएगा, तो फिर ऊपर फाइनल क्या बच जाएगा आपके पास, फाइनल बच जाएगा a माइनस बी बच जाएगा। अब इसमें आपको सिर्फ अब यहाँ पे बस इतना सोल्व करना है। तो a का मान हमने क्या माना था, a का मान शुरू वाली वैल्यू है, तो 2.05 है ए का मान, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3.23। तो इसको हम हल करेंगे तो ये जाहिर सी बात है, देखो ये माइनस की ये वैल्यू बड़ी है माइनस में, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। पहली चीज़ तो ये हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा, सी और डी तो हो नहीं सकते। इसको देखो, इसको घटाने का भी तरीका मैं अगर बता दूं, तो देखो 2.05 में से 3.23 घटाना है, तो आपको ऐसे नहीं घटाना, आपको बड़ी वाली संख्या हमेशा वैल्यू ऊपर ही लिखनी पड़ेगी। तो ये 3.23 होता है, और छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, 2.05 होती है। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारा जो वैल्यू आएगा, ये देखो ये बड़ी वैल्यू है, ये माइनस की है, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। लेकिन आपको घटाना ऐसे ही, ऊपर बड़ी वैल्यू आती है, नीचे छोटी वाली वैल्यू आती है। तो देखो यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो यहाँ पे 1.18, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1.18 आएगा। तो जो कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी में दिया हुआ है, समझे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 25 है, तो सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो देखो, एवरेज जो होता है ना, एवरेज वो हमेशा मिडल संख्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। तो 5 संख्याओं का जो विषम संख्याओं का औसत कितना दिया है, 25 दिया हुआ है। मतलब ये जो 25 है, एवरेज क्या होता है, मिडल संख्या, बीच वाली, मतलब ये बीच में होगी ये संख्या। तो अब 5 संख्या हो, एक संख्या तो हो चुकी है, तो इसके इधर भी 2 संख्याएं होंगी। देखो, एक संख्या यहाँ पे होगी, एक संख्या यहाँ पे होगी, और इसके इधर भी एक संख्या इधर, एक भी इधर। देखो तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो चुकी है। 5 संख्या को औसत 25 है, तो 25 जो बीच में ही आएगा हमेशा। तो इसने पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या। देखो, इधर चलेंगे तो संख्या घटेंगी, इधर चलेंगे तो संख्याएं बढ़ेंगी, समझे। तो 25 से पहले क्या आएगा, विषम संख्या देखनी है, विषम 25 से पहले विषम संख्या तो कौन सी होती है, 23 होती है। इससे पहले विषम संख्या कौन सी, 21 होती है। इसने पूछा क्या, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या तो क्या होगी, 21 ही होगी। इधर चलेंगे तो वो तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो 2 2 जोड़ते चलेंगे। तो ये देखो 25 और 2 27 और 2 29, तो अगर सबसे बड़ी वैल्यू पूछ लेता तो कितनी आती, 29 आ जाती। बाकी आप क्या कर सकते हो, देखो ये तो है थोड़ा बिल्कुल ही बेसिक है। अगर ऐसे पूछ लेता आपसे
5 संख्या है ना, जैसे 25 संख्या दे देता, 25 संख्याओं का औसत कितना है, 25 है, तो सबसे छोटी बताओ। तो उसमें क्या करते हैं हम, जितनी संख्याओं का गैप होता है, देखो यहाँ पे कितनी है, 1 2, 2 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक संख्या में कितनी का गैप होता है, देखो विषम संख्या में 2 का होता है, सम में भी 2 का होता है, तो यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं हैं और 2 का गैप होता था, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इसमें 25 में से डायरेक्ट 4 घटा दोगे तो आपके पास सबसे छोटी संख्या आ जाएगी जो कि 21 ही होगी, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक धनराशि है जो 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं का 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में वह स्वयं का 81 गुना हो जाएगी। अच्छा देखो, मैंने मान लिया 1 रुपये मेरे पास, 1 रुपये है जो बोला 5 वर्षों में, मतलब कि टाइम कितना लगा, टाइम हो गया 5 ईयर्स, 5 साल हो चुका है, तो 5 वर्ष में कितनी हो चुकी है, 3 गुना हो चुकी है, मतलब 1 रुपये का 3 गुना बन चुका है। ये हमेशा जब चक्रवृद्धि ब्याज होती है तो ये हमेशा इसमें पावर में लेके चलते हैं, तो 3 की पावर ये क्या है, 1 है। इसी प्रकार से जो हमारा वही 1 रुपये था, यही 1 रुपये, ये ही 1 रुपये सेम वाला, ये बोला है कि कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगा, मतलब कि टाइम पूछा है, टाइम हमको पता नहीं है, लेकिन कितना वर्षों में 81 गुना हो जाएगा, कितना 81 गुना। तो 81 को हम क्या करेंगे, ऐसे जो 3 की पावर है ना इसी में तोड़ेंगे, तो हमको पता है कि 3 आएगा यहाँ पे, और ये नहीं पता 3 की पावर कितनी आएगी, बाकी मुझे तो पता है कितनी आएगी, 4 आएगी। 3 की पावर क्या होगी, 4 ही क्या होता है, 81 होता है। लेकिन अब किसी को नहीं पता तो मैं आपको सिखा देता हूँ, बिल्कुल बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती, उस हिसाब से समझाता हूँ मैं आपको। देखो 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 × 9, क्योंकि 81 तो 9 का स्क्वायर होता है, 9 × 9 लिख दिया। अब 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। जब बेस सेम होता है और पावर अलग पावर होती है वो जुड़ जाती हैं, तो बेस कितना इसका 3 है, 3 है, और ये यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 2 है, तो बेस सेम है तो ये पावर जुड़ जाएंगी, तो 2 + 2 कितनी हो जाएगी, 4। तो 3 की पावर 4 है, क्या हो जाएगी 81। तो यहाँ पे 3 की पावर क्या हो जाएगी, 4, 81 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो हमको टाइम निकालना है, तो यहाँ पे देखो ये 1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, 1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। ये 5 कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ पे गुना 5 कर दूँ तो 1 का 5 बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे जैसे गुना 5 किया तो यहाँ पे भी आपको गुना 5 कर दो, तो 1 गुना 5 कितना आया, 5 आया, तो 4 गुना 5 कितना हो जाएगा, 20। तो टी का मान मतलब कि टाइम कितना लग जाएगा, 20 साल लग जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझे कि नहीं समझे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है आपको। तो देखो फॉर्मूले मेंसुरेशन के आपको सभी के सभी याद होने चाहिए, अंगुलियों पे याद होने चाहिए, नींद में उठा के पूछ रहे तो याद होने चाहिए, क्योंकि अगर एडिक्विटी ना करिए आपका एग्जाम करवाया ना तो 5-6 क्वेश्चन मान लो कि आपके मेंसुरेशन से आएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी यही हाल था और बाकी जो एग्जाम थे उन्होंने भी यही हाल है। तो देखो इसने 14 सेंटीमीटर क्या दी है, ऊंचाई दी हुई, तो यहाँ पे लिख देते हैं एच, मतलब ऊंचाई दी इसने 14 सेंटीमीटर, और इसने वक्र क्षेत्रफल दिया 88। तो देखो आपको वक्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2πr/h। इसने क्या दिया है, वक्र क्षेत्रफल कितना दिया, 88, मतलब कितना दिया है 88, तो मतलब वक्र क्षेत्रफल का मान कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो चुका है 88, बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 2 है, इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, आर का मान हमको पता नहीं है, एच का मान इसने देखो यहाँ पे दे रखा है 14, तो 14 हो जाएगा। बस इसको यहाँ से हल करेंगे, आर का मान निकालेंगे, तो देखो 22 × 2 कितना होगा 44, 22 × 2 44 होगा। 44 को देखो भैया 44 मतलब 44 दूनी कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा यहाँ से, और 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 7 बढ़ जाएगा, और 7 से 7 कट जाएगा, तो आर का मान कितना आ चुका है आपके पास, 1 आ चुका है, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे आर का मान 1 आ चुका है। इसने आर का मान नहीं पूछा, इसने पूछा व्यास, व्यास पूछा। व्यास क्या होता है, त्रिज्या, ये त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो यहाँ पे व्यास मतलब कि क्या होता है 2r होता है, तो यहाँ पे 2 गुना आर का मान यहाँ पे कितना 1 आया, तो आपके पास व्यास आ गया, वो आ गया 2 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेज हम चेंज कर लेते हैं और क्वेश्चन भी चेंज कर लेते हैं। देखो क्या बोला है, 243,000 को किसी लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल एक पूर्ण घन संख्या आई। अच्छा किस संख्या से विभाजित करें, क्वेश्चन नंबर 5। देखो पूर्ण घन बोला है ना, तो घन का मतलब होता है 3-3 का पेयर, स्क्वायर बोलता है तो 2-2 का पेयर। तो 243 को मैं किससे भाग करूं कि वो मतलब कि एक पूर्ण घन बन जाए। तो देखो 243, इसमें क्या बनते हैं 3-3 के पेयर बनते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 243 × 1 2 3, ये 3 जीरो दे रखी है। तो देखो मैं 243 को 1000 × 1000 लिख सकता हूँ ना, 243 को जब मैं 1000 से गुना करूंगा तो जो आपको क्वेश्चन में जो ये मतलब कि वैल्यू दे रखी है, मान दे रखा है, वही संख्या आएगी आपके पास। समझे कि नहीं समझे, समझ गए।
तो देखो अब मुझे पता है ये तो मेरा घन बन रहा है, क्योंकि ये 10 का घन होता है, तीन तीन के पेयर बनेंगे ना। अगर मैं बस यहाँ पे इसको किस संख्या से विभाजित करूँ कि ये भी एक घन ही बन जाए, तो देखो 4 3 7 और 2 9, ये 9 से विभाजित हो रहा है पहले तो। अगर मैं इसको 3 से भाग देखूँ तो ऑप्शन वाइज देखें, अगर ऑप्शन से देखें तो देखो, अगर मैं पहले इसको ऑप्शन से देख लेते हैं, है ना। तो अगर मैं 27 से तो देंगे नहीं, 9 तिया 27, तो 27 से हम तो देंगे नहीं, है ना। देख लो, पहले देख लेते हैं यहाँ पे से। देखो पहला ऑप्शन उठाता हूँ मैं, 243 को मैं 27 से भाग देता हूँ, तो 27 9 तिया 27 होता है, और 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18। बाकी मुझे पता है, देखो ये 9 से कट रहा है यहाँ से, ये 9 से कटेगा वैसे तो। 9 दूनी 18 कितना हो चुका है यहाँ से, 9 दूनी 18 और 9 7 63, तो 3 नाम 27। तो देखो यहाँ पे हमारे जब इसको 27 से ऑप्शन नंबर ए से भाग दिया तो 9 आया। 9 किसी का घन होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। और ये 1 से भाग देंगे तो 243 किसी का घन होता है? क्यूब आपको याद होना चाहिए, नहीं होता। 3 से भाग देंगे तो 3 अंठा 24 और 3 एकम 3, 81 किसी का घन होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है 9। तो मुझे पता है, देखो तीन, जब मेरे 3 ऑप्शन ही गलत हो चुके हैं तो चौथा ऑप्शन तो करेक्ट होना ही चाहिए। तो 243 को जब आप 9 से भाग दोगे, यहाँ पे भी दिया था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27 आया था, तो 27 आएगा। देखो 243 को देखो यहाँ से 9 से भाग दे रहे हैं, हम 9 से भाग दे रहे हैं, तो 9 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब हमारे पास फाइनल कितना आ चुका है, 27 इंटू 1000 आ चुका है। मैं 27 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, और 1000 को क्या लिख सकता हूँ, 10 का क्यूब लिख सकता हूँ। देखो ये दोनों संख्या क्या है, क्यूब में आ रही हैं, समझ गए। तो हमारे पास यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं इसका क्यूब रूट कर दूँ, किसका, 27,000 का, और अच्छे से समझ लो, देखो 27,000 इसका मैं क्यूब रूट कर दूं तो ये परफेक्ट क्यूब रूट होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा, इसका तो 3 हो जाएगा और इनका कितना 0, तो 30 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये क्यूब रूट बन रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमने इसको 9 से विभाजित किया है। तो ये एक जो भागफल जो हमारे पास आया है वो पूर्ण घन बन रहा है। समझे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 3 3 का पेयर बनाना है। उम्मीद है समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रोशन ने 1620 रुपये में 36 किलो चीनी खरीदी। उसे बेचकर उसने उस पर 6 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ अर्जित किया। उसका प्रति किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य पूछा इसने, कितना होगा। तो देखो 1620 रुपये हैं, 36 किलो। देखो यहाँ पे हो जाएगी, पहले तो कॉस्ट प्राइस देखो, इसने कितनी चीनी खरीदी है, 36 किलो खरीदी है, 36 किलो खरीदी है, ठीक है। अब इसने यहाँ पे बेचा कितना है, इसने बेचा, देखो 6 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, 6 किलो चीनी विक्रय मूल्य लाभ हुआ है, तो इसने बेचा कितना, 30 किलो। अब मैं अभी आपको समझाऊंगा, देखो 30 किलो। अब कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि 36 किलो खरीदी है तो 6 का लाभ कमाया, तो 36 प्लस 6 कितना होगा, 42 किलो बेची होगी। अरे एक चीज़ समझो भाई, ये 36 किलो चीनी खरीद के लेकर है 1620 रुपये में, 1620 रुपये में खरीद के लेके आए। अब अगर ये 42 किलो बेचेगा 1620 रुपये में ही, तो एक बार बताओ नुकसान होगा या लाभ होगा, नुकसान होगा। ये 1620 रुपये में जब 30 किलो बेच देगा तो इसके पास 6 किलो चीनी, बोला ना 6 किलो चीनी विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ अर्जित करता है, तो 6 किलो चीनी इसके पास बच जाएगी। तो जो 6 किलो चीनी है इसमें से घटाना पड़ेगा, ये जो सेलिंग प्राइस है इसमें 36 माइनस 6 करना पड़ेगा आपको, तभी आपके पास क्या आ जाएगा, 30 किलो आएगा। थोड़ी सी समझ में, देखो अगर आप 10 रुपये में 10 पेन खरीद के लेके आए, फिर ठीक है, अब अगर आपको ये बोल दिया जाए कि 6 जो पेन है ना उसके विक्रय मूल्य के बराबर बेचा, तो आप 16 पेन 10 रुपये में बेच दोगे तो आपको लाभ होगा, मतलब हानि, मतलब कि हानि होगी, बताओ, हानि होगी ना। तो जो अगर वो 6 बोल रहा है विक्रय मूल्य पर, तो 6 को आप 10 में से घटाओगे तो 4 पेन अगर आप 10 रुपये में बेच देते तो आपके पास 6 पेन बच जाएंगे, विक्रय मूल्य होगा वो, विक्रय मूल्य के लाभ पर। तो थोड़ी सी समझना इस चीज़ को बस, बाकी तो प्रैक्टिस करोगे जब भी समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में आने वाला नहीं है। देखो अब देखो यहाँ पे 30 किलो 36 किलो 1620 में बेची खरीदा है, तो 30 किलो 1620 रुपये में इसने बेच दिया है, तो 1620 रुपये में 30 किलो बेच दिया है। तो इसने पूछा प्रति किलोग्राम, तो 1 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा, 30 से भाग दे देंगे, तो 0 से 0, 3 से काटेंगे तो 3 5 15 और 1 बच जाएगा, 3 चौक 12, तो 54 रुपये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे। आप क्वेश्चन नंबर 7 लेके चलते हैं। पी ने 60,000 का निवेश किया है, अच्छा, और 4 महीने के बाद क्यू ने 80,000 का निवेश कर दिया है, और उसके 4 महीने के बाद 1 लाख ना, 1 लाख रुपए का निवेश कर दिया है किसने, आर ने। तो 2 वर्ष के अंत में पी क्यू आर और उसका लाभ पूछा। देखो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार करवाया है और आपको इसको लिखने का तरीका आना चाहिए। तो यहाँ पे तो पहले क्या होता है, पूंजी होगी, पूंजी कैपिटल, यहाँ पे जस्ट इसके नीचे क्या होता है, समय होता है, टाइम होता है, ठीक है। और जब इन दोनों को गुना करते हैं, मतलब कि इमेजिन करना है गुना कर रहे हैं, तो इसके जस्ट नीचे आता है लाभ का रेशियो, तो नीचे क्या आ जाएगा, लाभ का रेशियो आ जाएगा,
तो यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, तो एक तो हो गया P, एक हो गया Q, एक हो गया R। समझे? बस अब जैसे वो बोल रहे हैं हम उसका वो वैल्यू लिखते चलेंगे। देखो P ने कितने किए हैं, 60,000, तो P के नीचे मैंने लिख दिया 60,000। फिर बोला है 4 महीने बाद 80,000 किसने किए हैं, Q ने, तो यहाँ पे आ जाएगा 80,000। और R कर रहा है मतलब कि 1 लाख, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख, 10,000 1 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि 4 महीने के बाद किसने निवेश किए थे, और Q ने, और इसने लास्ट में, देखो इसने लास्ट में लिख रखा है ना 2 वर्ष के अंत में, मतलब 2 वर्ष में, महीने में इसको कन्वर्ट करो तो 1 साल में 12 महीने, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 24 महीने। तो P ने तो पूरे के पूरे 24 महीने के लिए निवेश किया है, क्योंकि P के कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ है। और क्यों का बोला है 4 महीने बाद निवेश किया है। अब 24 में से 4 घटा दोगे तो इसने 20 महीने के लिए निवेश किया है। आर के लिए बोला कि आर ने उसके भी किसके, क्यों के 4 महीने के बाद, मतलब कि अगर क्यों ही अगर 20 महीने निवेश करा तो इसके 4 महीने बाद निवेश किया, तो यहाँ पे आर ने 16 महीने के लिए निवेश किया होगा। थोड़ी सी कॉमन सेंस की चीज़ है ये तो, है ना। कल को अगर जॉब मिलेगी तो आपको भी व्यापार करना पड़ेगा ना, तो ये थोड़ा सा बुद्धि लगानी है आपको। तो देखो इसमें ये सब रेशियो में चलता है, तो इसको जो करता है काट देते हैं। देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट चुकी हैं, और ये 3 जीरो भी यहाँ से कट चुकी हैं। 2 4 1 5, ठीक है, 2 2 4, 2 2 4, देखो है ना। अच्छा 1 जीरो कट जाएगी ना, 1 जीरो यहाँ से ये बिल्कुल कट जाएगी। अरे कहाँ पे काट दिया, देखो यहाँ पे ये जीरो कटेगी तो यहाँ पे एक बार 10 और बच जाएगा, थोड़ा सा देख लेना ना। अब कुछ और कटता है, देखो 2 से काट लें, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 3 6, 2 से काटेंगे तो 4 बचेगा, और 2 से काटेंगे तो 5 बचेगा। और इधर भी कुछ कटता है तो देखो 4 चौक 16, 4 6 की 24, और 4 पंजू 20, और 4 6 की 24। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बना, 6 इंटू 3 6 3 18 बचा यहाँ पे, तो 5 इंटू 4 20 आ जाएगा, और 6 पंजू 30। कहीं पे गलती कर दी हमने, 2 से काटेंगे तो 5 बच जाएगा ना, और 4 चौक देखो यहाँ पे 4 चौक 16 बच जाएगा ना, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो अब देखो हमारे पास लाभ का रेशियो आ चुका है, इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे तो 9 बार में, इसको 2 से काटेंगे तो 10 बार में, इसको 2 से काटेंगे तो 10 बार में। तो लाभ का रेशियो क्या है, 9 अनुपात 10 अनुपात 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, क्या बोला इसने। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कोई कार दौड़े और वह 4 घंटों में एक नियत दूरी तय करती है, 1.5 घंटे में उसी दूरी को तय करने में कितना उसकी गति क्या होगी। देखो कोई कार है तो 40 किलो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का स्पीड इंटू टाइम होता है, ये तो सभी को पता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, इसने बोला 40 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड कितनी दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दे दिया इसने 4 घंटे, 4 घंटे के हिसाब से। तो ये कितनी डिस्टेंस चलेगी 40 की स्पीड से 4 घंटे में 160 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, 160 किलोमीटर चल गया इसने। अब इसने बोला है कि जो ये नियत दूरी है ना, ये जो डिस्टेंस 160 किलोमीटर तय की है, इसी दूरी को 1.5 मतलब 1.5 घंटे में तय करने में कितनी स्पीड रखनी होगी। तो इसको 1.5 से भाग दे देंगे। क्यों, तो थोड़ा एक स्टेप और लिख देता हूँ वरना आपको समझ में नहीं आएगा। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी हमारे निकली 160, और टाइम कितना है, टाइम इसने बोला ना 1.5 में। इस प्रकार से देखो अब क्या करेंगे, ये पॉइंट हटेगा यहाँ से, और ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या चला जाएगा, एक जीरो चला जाएगा। तो काट लेते हैं, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। तो फाइनली हमारे पास क्या बच जाएगा, ऊपर देख लो। तो 16 इंटू 2, 16 दूनी 32, 320 बटा 3, 320 बटा 3 ये बच गया हमारे पास। इसका भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, देखो ना। तो 20 में जाएगा नहीं तो भाग एक जीरो आ जाएगी, 3 6 की 18, और यहाँ पे 2 बच जाएगा, वो पॉइंट लगेगा, तो 3 6 की 18। तो 106.6 करके कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। देखो बहुत ही सरल सवाल थे तो बिल्कुल ही टाइम एंड डिस्टेंस वाला। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या बोला, 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका महत्तम समापवर्ती 12 है, संख्याओं का संभावित जोड़ी पूछिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसने दिया है SCF 12 दिया हुआ है, तो हमारी जो पहली संख्या हो जाएगी, मैंने मान ली पहली संख्या मेरी A हो गई है और दूसरी संख्या मेरी B हो चुकी है। जब SCF दिया होता है तो वो मतलब कि ये जो संख्या है 12 का मल्टीपल तो जरूर होंगे, क्योंकि इनका SCF 12 है। तो पहली संख्या हम क्या मानेंगे, 12A मानेंगे, और दूसरी संख्या 12B मानेंगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसने क्या दिया हुआ है, इनका गुणनफल दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 1260 दिया हुआ है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब कि 12 इंटू A,
देखो 12A इंटू 12B, ये कितना दिया हुआ इसने, 2160 दिया हुआ है। मतलब ये क्या है, ये पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या है। तो आपको एक चीज़ पता होगी क्या, कि जो पहली संख्या होती है ना, एक मिनट रुकिए देखिए, पहली संख्या क्या होती है, देखो आपको पढ़ा होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है, LCM इंटू SCF होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है, पक्का पता होगा ना ये चीज़। तो यहाँ पे देखो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या है, यहाँ पे भी पहली इंटू संख्या दूसरी इंटू संख्या, ये किसके बराबर है, 2160 के बराबर है, 2160 के बराबर है। मतलब कि 2160 के बराबर हुई ना ये संख्या। तो आपको क्या करना है यहाँ से, तो देखो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या किसके बराबर है, 2160 के बराबर हुई। तो 2160 के बराबर होगी, तो यहाँ से हम A और इंटू B का मान निकालेंगे। तो देखो यहाँ से काटते हैं, तो 12 से काट लेते हैं, 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12, और कितनी बार जाएगा, 12 एकम 12 8 और एक 9, 12 इंटू 96 180 बढ़ जाएगा। तो फिर से 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12 और कितना बच जाएगा, 12 पंजू 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, A बच गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, B बच गया। समझे, यहाँ पे A इंटू बी। अब आप इससे पूछा है कि संभावित जोड़े पूछे आपसे कि कितने जोड़े हो सकते हैं, कि यहाँ पे 15 आ सकता है। तो देखो अगर मैं A का मान यहाँ पे 1 रख लूँ और B का मान यहाँ पे 15 ले लूँ, तो 1 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 15 आएगा। 2 से विभाजित नहीं होगा। अगर मैं A का मान 3 ले लूँ और यहाँ पे B का मान अगर मैं 5 ले लूँ, तो 5 दिया 15, यहाँ पे दूसरा ये संभावित जोड़ा हो जाएगा। पहला तो ये हो चुका है, दूसरा ये हो चुका है, इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा। देखो अगर यहाँ पे आप बोलो कि 5 ले लूँ, यहाँ पे 3 ले लूँ, तो ये सेम ही हो चुका है, ये और ये संख्या सेम ही, तो 5 तो एक्सचेंज, तो ये हमारा नहीं चलता इसमें। तो आपके पास संभावित जोड़े कितने हो जाएंगे, आपके पास संभावित जोड़े 2 ही होंगे। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे, देखो हमने पहली संख्या SCF दे रखा था, तो पहली संख्या हमने यहाँ से मान ली थी। इन दोनों का गुणनफल दे रखा है 2160, तो इन दोनों को गुना किया, ये 2160 के बराबर रख दिया, 2160 के बराबर रख दिया। तो यहाँ से काटेंगे तो A इंटू बी कितना आ जाएगा, आपके पास 15 आ जाएगा। तो ये 15 है, संभावित जोड़े पूछे, तो ये 15 यहाँ पे A और B की वैल्यू आपको रख कर चेक करनी पड़ेगी कि कितने जोड़े बन सकते हैं, कि वहाँ से आपको गुना करें तो A B का मान कितना रखें कि 15 आ जाए। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही जोड़े बनेंगे, और इसके लिए अलावा तीसरा कोई बनेगा ही नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 ही जोड़े बनेंगे। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला, 2019 की तुलना में 2020 में एक ऑटोमोबाइल है, उसकी कंपनी की बिक्री में 20% की वृद्धि हुई। हालांकि 2021 में यह पिछले वर्ष की तुलना में 20% कम हो गई। कंपनी में यदि 2019 में 60,000 यूनिट बेची तो 2021 में कितनी यूनिट बेची होंगी। अच्छा, तो देखो 2019 में, तो 2019 की बात करें, देखो 3 वर्ष हैं। वैसे तो इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, पर पूरा बेसिक समझाता हूँ आपको। देखो 3 वर्ष हैं, 2019 का एक तो वर्ष, फिर एक है 2020 का, और एक है 2021 की बात हो रही है। तो इसने बोला है कि 2019 की तुलना में 20% की वृद्धि हुई है। मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। तो 1/5 मतलब कि अगर 2019 में ऑटोमोबाइल अगर 5 थे तो 1 बढ़कर, देखो वृद्धि हुई है, तो 1 बढ़कर कितनी हो चुकी है, 6 हो चुकी है 2020 में। फिर बोला है 2021 की तुलना, मतलब कि हालांकि 2021 में यह पिछले वर्ष की तुलना में 20% कम हो चुकी है 2021 में। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5। अगर यहाँ पे 2020 में 5 थी तो 2021 में बोले कम हो गई है, तो 5 से 1 घटकर कितनी हो गई, 4 हो चुकी है। यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हो। इसका पड़ोसी कितना है, 5 है, तो भर देंगे 5। इसका पड़ोसी कितना है, 6, तो 6 भर देंगे। इसने बात किसकी की है, देखो वैसे तो आप निकालो, देखो 55 25 हो चुका है, 6 5 30 हो चुका है। यहाँ पे 2020 की बता रहे हैं, 2021 में 6 चौका 24 हो चुका है। इसने बोला है 2019 में 6000 यूनिट बेची। 2019 में आप कितनी बेच रहे हो, 25 बेच रहे हो। मतलब कि जो 6000 यूनिट बेची है, ये 6000 की वैल्यू कितनी है, 25। देखो यहाँ पे 2019 की बात करें, 2019 की हम बात करें तो 25 बेची है, तो 25 की वैल्यू हो जाएगी 6000। इसने पूछा क्या है 2021 में, तो 2021 का पूछा है तो 24 से गुना कर देंगे। 2020 का पूछा तो 30 से गुना कर देते। तो इसने 2021 का पूछा तो 24 से गुना कर देंगे कि इतनी हमने बेची हैं। तो इसको हल कर लेते हैं। तो 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50 और 25 चौक 100 और 0 तो आएगा ही। तो 24 इंटू 24, 24 इंटू 24 इंटू मतलब कि कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। और जी एक 0 कहाँ पे जाएगा, ये तो आएगा ही। तो 5760 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आप में ए में दिया हुआ है। बाकी देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, 2019 का और 2021 का पूछा है। तो मैंने पहले बताया था उस रेशियो में कि फर्स्ट वाली जो लाइन होती है उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, और जो लास्ट वाली लाइन होती है उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, और डायरेक्ट आपका जो रेशियो है वो 19 और 21 का बन जाता है। तो मैं अगर वो फिर से समझाऊंगा तो वीडियो थोड़ी और लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा और वो भी थोड़ा ध्यान में होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11,
एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो देखो जो एक वर्ग वर्ग क्या होता है? इस प्रकार का वर्ग होता है। और जो विकर्ण क्या होता है? विकर्ण मतलब कि सबसे बड़ी जो रेखा जो इसको मिला, देखो यहाँ से लेकर ये क्या है? विकर्ण है। तो जो ये वर्ग का जो विकर्ण है, विकर्ण क्या होता है? डायगोनल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायगोनल। तो डायगोनल मतलब डी। तो डी बराबर क्या होता है? √2a होता है। ये ए क्या है? ये ए भुजा है और वर्ग की सभी भुजा बराबर होती हैं, पता ही होगा। तो इसने डी का, देखो ये विकर्ण है या डायगोनल बोल दो, डी की वैल्यू दे रखी है, इसने बोला विकर्ण 7 है, तो डी की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 7 हो चुकी है। ये किसके बराबर हो जाएगा? √2 इंटू ए के बराबर हो जाएगा। यहाँ से मैं ए का मान निकालूं तो ए बराबर क्या हो जाएगा? देखो 7 तो इधर है ही, ये रूट क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। तो हमारे पास ए का मान आ चुका है 7/√2। इसने क्या पूछा है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, वो क्या होता है? a² होता है। मेरे पास ए का मान कितना है यहाँ पे? 7√2। थोड़ा ऊपर कर लें, दिख नहीं रहा होगा। 7/√2। इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसने क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए करते हैं। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा। और √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2 ही बचेगा यहाँ पे। तो 49 को जब 49 में 2 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 पंजू 10, 24.5 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझे? क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। फलों की कीमतों में 25% की वृद्धि की गई तो खपत को कितना % कम किया जाना चाहिए कि खर्च समान ही रहे? तो क्वेश्चन नंबर 12, तो देखो 25% की वृद्धि की मतलब 1/4, 4 से 5 कर दिया तो फिर उसको कर देंगे 5 से 4, मतलब कि 20% आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ऊपर क्या होती है? कीमत होती है, मतलब कि प्राइस हो चुका है, ठीक है। इसने बोला नीचे, इसके जस्ट नीचे क्या होगा? खपत होगा। फिर इसके जस्ट नीचे क्या होता है? व्यय होता है। तो देखो खपत को कितना % कम किया जाना चाहिए ताकि खर्च समान रहे? हाँ, तो व्यय बोल दो या खर्च बोल दो, एक ही बात है यहाँ पे। इसने क्या बोला? 25% की वृद्धि किसी में कीमत में हुई। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई? 1/4 होती है। अगर पहले कीमत 4 थी तो वो बढ़कर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। समझे? इसने क्या बोला कि खपत में कितनी % की कमी करनी चाहिए कि जो क्या बोलते हैं, खर्च है ना वो समान रहे। तो जब जहाँ पे खर्च समान बोल देते हैं तो इस 5 को तो यहाँ पे इधर ले आते हैं और इस 4 को उधर लिया जाते हैं। और खपत बोला ना समान रहे। खपत का समान मतलब क्या है कि 1:1 में रहनी चाहिए। अगर पहले एक खर्च हो रहा था तो अब भी एक ही खर्च होना चाहिए। चाहे कीमत बढ़ गई हो तो आप सामान कम लाना शुरू कर दो, बस यही है। तो इस 5 को मैं यहाँ पे इधर लेके आया हूँ और इस 4 को मैं यहाँ पे इधर लेके आया हूँ। तो ये आपकी खपत हो चुकी है। देखो पहले 5 खपत कर रहे थे, अब 4 करने लग गए। तो कितने कम कर दिया आपने? एक खपत, एक कम कर दिया। कितने पर? 5 पर। और परसेंटेज निकालने के हम 100 से गुना कर देते हैं। और 1/5 का मतलब क्या होता है? 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो कौन से ऑप्शन में दिया हो, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे? बाकी इसको और बेसिक से जाना है तो और भी बता सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको बता दिया, जब खपत कम करनी है तो उस 5 को इधर लेके आना, इस 4 को इधर लेके जाना। तो ये 1:1 में देंगे। देखो 1:1 में कैसे रहेंगी? देखो 5 × 4, देखो 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, इधर 5 से 5 कट जाएगा, तो इधर भी 1 बचा और इधर भी 1 बचा। तो 1:1 में मतलब इक्वली तो है। ये तो बोल रहा था क्वेश्चन। समझे? ज़्यादा ही समझाने पर जोर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों लगता है कि अंदर से कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा और कोशिश कर लूँ और अच्छे से समझा लूँ आपको। तो इसलिए मैं उसी चीज़ को बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है आपको पहली बार में समझ में आ जाए कुछ बच्चों को, और कुछ को इतना समझाने के बाद भी ना आए। वो सिर्फ आपकी जो बौद्धिक क्षमता होती है, जो आपने सीखा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना सीख रखा है, कितना माइंड में है, कितना याद है, कितना रिवीजन कर रखा है। बाकी चीज़ें सारी ही ईजी होती हैं। अब देखो, अच्छा इसने ये दे रखा है, तो देखो जब लगातार सम संख्याएँ होती हैं तो उनका योग निकालते हैं ना, योग, उनका फॉर्मूला होता है। देखो देखो जैसे कि कोई संख्या है 1 + 2 + 3 प्लस, ऐसे ऐसे ही जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है। इसने बोला कि 20 तक जोड़ना है। जब इनको जोड़ोगे तो अब देखो, या तो आप ऐसे जोड़ लो, 1 + 2 3 हो चुका है, 3 3 6 हो चुका है, 6 4 10 हो चुका है, और ऐसे 20 तक जोड़ते जाओगे तो कितना टाइम लग जाएगा? तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? n × n + 1/2। ये इसका एक फॉर्मूला होता है। लगातार सम संख्याओं, जो लगातार संख्याएं होती है ना, सॉरी, जो लगातार संख्याएं होती है उनका योग का फॉर्मूला ये होता है। समझे? तो देखो यहाँ पे n क्या है? n होती है लास्ट टर्म, ये होता है n, मतलब कि इतनी बार इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे इसमें फॉर्मूले में रख लेंगे। देखो योग, ऊपर वाले का योग आ रहा है। देखो मैं सिर्फ ऊपर वाले का, ऊपर जो बटे में 7 है ना, मैं उसका कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसको हाथ नहीं लगा रहा हूँ अभी तक। तो n कितना यहाँ पे 20 है, इंटू n + 1, 20 + 1 21 हो जाएगा, और बटे में 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 10 बार में। तो ऊपर वाली जो वैल्यू है 21 × 10 कितना हो जाएगा? 210 आ चुका है।
हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 210 को बटे में 7 हो रहा है ना, तो इसको 7 से भाग हो करना है, तो 7 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, 7 या 21 और 0 तो आएगा, तो 30 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हो। देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे आपको 1+50 तक संख्या अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई 1 से लेकर 50 अंकों को जोड़ना है, 50 तक की संख्याओं को लगातार जोड़ना है, तो आपके पास कितना आंसर होएगा, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। 50 में 1 जोड़ना है, देखो 50 गुना करना है 1 जोड़कर 51 और बटा में 2, तो 2 से काटोगे तो 25 बार में 25 × 51 कर लेना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से तो ऊपर वाले का हमने योग कर लिया, तो ऊपर वाले का योग कितना आया, 210 आया, इस फॉर्मूले से 210 आया। अब इस 210 को ऊपर वाले, जब ऊपर वाला 210 बन गया है तो उसको 7 से भाग देना है, तो 7 से भाग दोगे तो 30 आ जाएगा। समझे। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ए और बी एक पूरे जो भरे हुए टैंक को 20 और 30 घंटे में खाली कर सकते हैं। मतलब ए हो गया और एक बी हो गया। ए तो 20 घंटे में खाली कर सकता है और बी है जो 30 घंटे में खाली कर सकता है। ये अगर खाली करने वाले पाइप है तो यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ, जिससे कि आपको ये याद रहे कि खाली करने वाले पाइप है। एक बोला है एक अकेला सी पाइप है जो 8 घंटे में खाली टैंक को भर सकता है, तो यहाँ पे वो सी हो चुका है। ये 8 घंटे में भर सकता है तो 8 लगा दिया, मतलब 8 घंटे में भर रहा है। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं हम। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इनकी एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम क्या होगा, 120 होगा। अब देखो टाइम एंड वर्क वाला मैंने सिखा रखा है आपको, उनका एलसीएम कैसे लेते हैं। तो इसको वैसे 2 कॉमन लेकर भी ले सकते हो, 4 कॉमन भी लेकर आप इसका एलसीएम ले सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 20 को 120 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, इसकी एक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 0 से 0 तो 2 6 12 तो 6 आ जाएगी। इसकी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और इसकी कितनी आ जाएगी, 15 × 120 होता है तो 15 आ जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये क्या है, खाली करने वाले पाइप है, तो यहाँ पे माइनस लगा दूँ मैं। ये देखो खाली करने वाले पाइप है, तो यहाँ पे माइनस का 6, यहाँ पे माइनस का 4, क्योंकि ये इससे पता रहेगा कि ये खाली करने वाले पाइप है। तो देख लेते हैं इसने क्या बोला। इसने बोला है ए बी और सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, उसका 75% भरने में। देखो टैंक हमारा कितने लीटर का, ये ध्यान रखना पहले, 120 लीटर का है। टैंक हमारा कितने लीटर का है, 120 लीटर का है। इसको भरना कितना है, सिर्फ 75% भरना है। तो 120 का 75% निकाल दो। 120 का 75% भरना है तो 120 का 75% हमको भरना है। अब किससे भरवाना है, इन तीनों पाइपों को खोलना है। तीनों पाइपों को खोल लेंगे तो उस एफिशिएंसी से भरेगा। तो हम क्या करते हैं, उस एफिशिएंसी का इसमें भाग दे देते हैं, ये सभी को पता होगा। तो देखो माइनस का 6 माइनस का 4, देखो उसमें टंकी में 15 लीटर पानी आया, 15 यूनिट पानी आया, ये मान लो 15 यूनिट पानी आया, और माइनस का 6 माइनस का 4 कितना होगा, 10 लीटर। 10 लीटर पानी निकल गया। जब 15 यूनिट पानी आया और 10 लीटर पानी निकल गया तो कितना बचेगा, इनकी एफिशिएंसी कितनी में, मतलब सिर्फ 5 यूनिट ही पानी डाला उसमें, 5 यूनिट ही पानी डाला। तो इस एफिशिएंसी से क्या करेंगे, उसको भरेंगे। तो इस एफिशिएंसी को भरेंगे तो इसको 5 से हम भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 से काटोगे तो 30 बार में, और 5 से काटोगे तो 6 बार में। तो 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18 घंटा आपको उसमें उस टैंक को भरने में लग जाएंगे 75%। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई हमसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो, ऑप्शन बताने में कोई मिस्टेक हो रही हो तो देखो थोड़ा सा माफ़ कर देना हमको ना, गलती हो जाती है इन चीज़ों में। तो देखो एक निश्चित राशि के लिए 15 क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि के लिए 2 वर्षों के बाद 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर राशि, उसी राशि पर 10 वर्ष के लिए समान दर पर प्राप्त जो साधारण ब्याज है उससे 1100 रुपये कम है। तो देखो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 ये होता है। तो इसने बोला है कि एक तो 2 साल के लिए निवेश किया है एक राशि को 18% पर, एक 10 साल पर, उसमें जो ब्याज मिला उनका डिफरेंस कितना है, 1100 है। मतलब कि आपको क्या करना है, पहले देखो मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पे देखो पहले तो बड़ी वाली वैल्यू लेनी। देखो ये 10 साल का टाइम है, ठीक है, 10 साल का टाइम है और 18% की रेट है। हमको प्रिंसिपल नहीं पता, तो पी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल देखो प्रिंसिपल हो जाएगा P × R का मान देखो यहाँ पे रेट कितनी दे रखी है, 18% दे रखी है। टाइम कितना दे रखा है, पहले बड़े वाला टाइम लेना। देखो यहाँ पे 2 साल है, यहाँ पे 10 साल है, तो पहले बड़े वाली वैल्यू लेनी है, क्योंकि इसने बोला ना इसका अंतर कितना 1100 है, तो उसमें से जब घटाएंगे तो 1100 आना चाहिए। तो हम बड़ा वाला वैल्यू ले लेते हैं पहले, तो 10 साल का लेंगे। तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 10 साल, और PRT/ कितना होता है, 100 होता है। फिर इसने क्या बोला है कि एक राशि और है, मतलब कि उसी राशि को 2 साल के लिए निवेश किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो P × R का मान तो वही 18 रहेगा, इसको 2 साल के निवेश किया है, इस पर जो ब्याज मिलेगा अपॉन 100। अब इसने क्या बोला, देखो इस पर जो ब्याज मिला, ये क्या है, ब्याज तो ऐसा ही का फॉर्मूला, तो इस पर जो ब्याज मिला और इस पर जो ब्याज मिला, इन दोनों का डिफरेंस बोला ना, इन दोनों का अंतर या कम ज़्यादा होता है, जहाँ पे कम लिखा जाए या जहाँ पे ज़्यादा लिखा जाए वो क्या होता है, अंतर होता है। तो इनका कितने रुपए कम मिलते हैं, इस पर जो ब्याज मिला और इस पर जो ब्याज मिला इससे 1100 कम मिलता है।
तो 1100 कम माइनस बराबर किसके हो जाएगा 1100 के। समझ गई? तो देखो ये जो बटे का 100 ये 100 ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, मतलब एलसीएम 100 आ जाएगा इनका, और यहाँ पे ये 100 इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा देखो 18 × 10 180 पी, 180 पी माइनस 18 दूनी 36 पी, 36 पी, और इधर बराबर में क्या है 1100। ये जो 2 जीरो हैं, 2 जीरो इधर है, मतलब कि एलसीएम 100 आ जाएगा तो इधर आके गुना हो जाता है वो, तो यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएंगी। ठीक है, ये कैलकुलेशन आई है तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कैसे आया भैया, ये मत पूछना भी है ना। 180 में से जैसे आप 36 घटाओगे कितना आ जाएगा 144 पी। 144 पी किसके बराबर हो जाएगा इसके बराबर। ठीक है, थोड़ा सा अब इसको काट लेते हैं, जहाँ कोर्स कटता है तो देखो 4 से काट लें, 4 से कट जाएगा ना, 4 से काट लेते हैं तो 4 तिया 12 और 4 नाम 4 की 24, तो पी बराबर किसके हो जाएगा, इधर भी 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 कितना बच जाएगा 3, 4 7 28 और 4 7 28 और 4 नाम 4 5 20, 4 5 20 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 00। ठीक है, मैं इसको काट 4 से कट रहा है, देखो 4 से काट ले 4 नाम 36 और इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 4 4 6 की 24 और 4 8 32 8 हो जाएगा और 4 7 28 और फिर बच जाएगा 5 है ना, 2 बच जाएगा 4 5 20। तो इधर क्या हो जाएगा 9 पी, 9 पी बराबर किसके हो जाएगा 6800 पी। देखो ये आपको काटना आना चाहिए ना, गुना भाग आपको आना चाहिए। तो 9 पी बराबर कितना हो चुका है 6875। तो पी की देखो पी क्या है प्रिंसिपल ही तो है, प्रिंसिपल का मान पूछा है, तो मतलब 6875 बटा 9। समझ, इसको हल करेंगे तो इसको काट लेते हैं, 9 से काट लो तो 9 7 63 कितना बच जाएगा यहाँ पे 63 5 9 5 9 6 54 9 6 की 54 76। तो देखो 763, देखो मैं 76 से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा हमारा। बाकी आप इसको पूरा हल करना चाहते हो तो पूरा भी हल कर लेना, 9 का भाग इसमें दोगे तो 763.68 आएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। समझे, बाकी ऑप्शन पे भी नज़र होनी चाहिए, हम पूरा गुना भाग कर लें और हमको आंसर वहीं पे मिल रहा है तो क्यों पूरा करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वीडियो थोड़ी लंबी नहीं हो जाए। देखो 2 बाइक हैं, 20 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलने के लिए क्या बोल रहा है 60 किलोमीटर की दूरी में 60 किलोमीटर की दूरी से एक साथ चलती हैं। पहली बाइक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करती है तो दूसरी बाइक की इसने क्या पूछ लिया स्पीड पूछ लिया। तो देखो एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 और इनटू समय या टाइम, एक ही बात है ना। तो डिस्टेंस इसने की दी है, देखो 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो देखो यहाँ पे डी का मान डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, बराबर स्पीड 1, एक स्पीड दे रखी इसने 80 किलोमीटर, एक बाइक की दे रखी 80, दूसरी बाइक की निकालने मैंने दूसरी बाइक की मैंने एक्स मान ली, गुना टाइम इसने कितना दिया, देखो टाइम इसने कितना दिया 20 मिनट, तो 20 मिनट समय दिया इसने 20 मिनट, तो 20 मिनट है, इसको घंटे में बदलेंगे तो क्या करेंगे 60 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। तो देखो 20 एकम 20, 20 दिया 60, ये 3 इधर आके गुना होगा 6 60 से, तो कितना हो जाएगा 6 तिया 18, 180 बराबर कितना हो जाएगा 80 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, ये 80 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 180 में से जब 80 जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या x क्या आ चुका है, दूसरा बाइक की हमने चाल माना था, स्पीड मानी थी, तो x का मान आपके पास 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका एक बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। देखो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, फटाफट कर लेते हैं इसको, क्योंकि लंबी वीडियो बन जाएगी फिर। देखो गेहूं और चावल के बाजार मूल्यों का अनुपात 3:8 है। एक परिवार द्वारा उनकी खपत मात्राओं का अनुपात कितना है 16:3 है, तो उनका व्यय का अनुपात पूछा है। देखो अभी ये क्वेश्चन मैंने करवा के आया हूँ आपका, सेम वैसा ही है। ठीक है ना, वो जिसमें उसने बोल रहा था कि व्यय अपरिवर्तित रहे, वो वाला क्वेश्चन। तो इधर हो गया गेहूँ, देखो गेहूं को मैं जी से लिख लेता हूँ और चावल को मैं सी से लिख लेता हूँ, जैसे बाकी वीट राइस होता है डब्ल्यू और आर से भी लिख सकते हैं, ऐसे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। ठीक है ना, ऐसे बिल्कुल अनपढ़ मत समझना आप मेरे को। हाँ ठीक है, तो देखो तो गेहूं का अनुपात कितना है 3:8 है प्राइस का। ठीक है, और इसने क्या बोला खपत इसके जस्ट नीचे क्या होती है, खपत आती है जस्ट, तो खपत का अनुपात कितना दे रखा है 16:3 दे रखा है, और इनका जो रेशियो नीचे आता है वो क्या आता है व्यय का अनुपात आता है। तो इसने क्या पूछा व्यय का अनुपात ही पूछा है। तो देखो अब मैंने भी आपको बताया कुछ इधर से कुछ कटता है तो उसको काट देते हैं, तो 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, ये 3 से 3 कट जाएगा तो इधर तो आ जाएगा 2
और इधर कुछ भी नहीं बचा तो एक आ जाएगा। तो 2:1 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 560 रुपये अंकित मूल्य वाली एक जो वस्तु उसको 20% की छूट पर बेचा जाता है। यदि उस पर 40% का लाभ प्राप्त हुआ है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अच्छा देखो, इसके भी दो मेथड हैं, तो दोनों ही मैं आपको बता देता हूँ ना। वैसे बहुत सारे क्वेश्चनों में हमने एक एक मेथड बताते हुए करते आए हैं, तो बोलोगे भैया आज तो सभी में एक एक मेथड बताया, चलो इसमें दो बता देते हैं। देखो, जब भी ऐसा सवाल आता है आपको लिख लेना, एक तो सीपी, उसके जस्ट आगे एमपी मार्क प्राइस, और उसके जस्ट आगे सेलिंग प्राइस, क्योंकि इसने तीनों का जिक्र किया है। देखो पहली लाइन पढ़ते हैं यहाँ पे, इसने बोला 20% की छूट, तो आपने अच्छे से पता है छूट हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाती है। तो अगर मैं मार्क प्राइस को अगर मैं 100 रुपये मान लूँ, 100 यूनिट मान लूँ, तो इस पर 20% की छूट दोगे तो कितने पर बेचोगे, 80 पर बेचोगे। जब 80 पर आपने बेचा, इसने बोला 40% का लाभ होता है, मतलब कि ये जो 80 है ना, 80 मैं साइड में लिख देता हूँ इसको, जो ये 80 है इस पर 40% का लाभ हुआ है, मतलब कि ये 140 की वैल्यू है। और जैसे आप 100 से गुना कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इधर से कुछ करता है तो काट देते, देखो 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 4 बार में, 2 से काटेंगे तो 7 बार में, मतलब कि आपके पास क्या आ चुका है, 400/7 आ चुका है। क्या आ चुका है, 400/7 आ चुका है। ये 7 सबसे गुना होगा, इस 7 को हटाने के लिए मैं सबसे गुना कर दूंगा। तो देखो जैसे इसको 7 से गुना करूंगा तो इधर सीपी कितना हो जाएगा, 400 जाएगा, इधर सीपी कितना हो जाएगा, 700 जाएगा, इधर सीपी इस 7 से गुना करेंगे तो 856, 560 हो जाएगा। ठीक है, इसने क्या बोला है, अब देखो, अब रियल वैल्यू निकालनी है हमको, तो रियल वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन पे रियल वैल्यू को उठाना पड़ेगा। इसने बोला 560 अंकित मूल्य था, 560 क्या था, लिखा हुआ था मार्क प्राइस था, तो मार्क प्राइस हमारे हिसाब से कितना लिखा हुआ है, 700 लिखा हुआ है। तो ये 560 किस की वैल्यू है, 700 की वैल्यू है। जिससे जो पूछा है सेलिंग प्राइस पूछे तो 560 से गुना कर देंगे, कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो 400 से गुना कर देंगे। तो इसने क्या कॉस्ट प्राइस पूछा तो 400 से गुना कर देंगे, 2 0 से ये 2 0 उठाएंगे, 7 से काटेंगे तो 7 8 56 होता है, और 8 चौक 32। आपके पास करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 320 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी में दिया हुआ है। समझे, बहुत ही बेसिक था, बहुत ही आसान था, और लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। अब हम मेथड 2 की बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बार भी मैंने एक ही बताया था, तो उसमें कमेंट आ रहे थे कि भैया ऐसे भी कर सकते हैं ना, ऐसे भी, भाई कैसे भी कर लो, अच्छी बात है अगर आपके माइंड में 2 मेथड आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक फॉर्मूला आपने सभी ने पढ़ा होगा, CP/MP, कॉस्ट प्राइस बटा में मार्क प्राइस, ये बराबर किसी होगा 100 माइनस डिस्काउंट के अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड क्या होता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होता है। तो मुझे क्वेश्चन में प्रॉफिट दिख रहा है तो मैं 100 प्लस P लिख लेता हूँ, जैसे आपको ज़्यादा भी कन्फ्यूजन नहीं होंगे, थोड़ा सा साफ दिखे। अब देखो हम क्वेश्चन में इसने बोला कि 560 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को, देखो सीपी कॉस्ट प्राइस पूछा तो सीपी का तो सीपी ही रहेगा। इसने क्या बोला है, 560 रुपये उस पर लिखा हुआ है, मतलब मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 560। तो मार्क प्राइस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, MP जगह 560 लिख दूंगा। अब 100 माइनस डिस्काउंट कितनी दिया है, 20 दिया हुआ है, तो 100 माइनस 20 करोगे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। फिर क्या है, यदि उस पर 40% का लाभ हो, लाभ मतलब कि 100 प्लस प्रॉफिट मतलब कि 100 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सब इसको हल करेंगे तो आपके पास CP आ जाएगा। देखो 0 से 0 जाएगा ये, ठीक है, 14 चौक होता है 56, 14 चौक 56 तो 40 आ जाएगा। ये 40 उधर 8 से जाके गुना होगा तो CP बराबर कितना हो जाएगा, देखो 8 × 40, 8 चौक 32 हो जाएगा, 320, 320 आपके पास करेक्ट आंसर होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना, 320, हमारा उस हिसाब से भी इतना ही आंसर आया था, इस हिसाब से भी इतना ही, मतलब कि रास्ते अनेक मंजिल एक होनी चाहिए आपकी, समझ गए। तो दोनों मेथड हमें बता दिए, तो जोन सा अच्छा लगे वो रख लेना। क्लास तो आप लंबी करवा के मानोगे। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या बोला है। 60 लीटर के एक मिश्रण में एसिड और वाटर का अनुपात 2:1 दे रखा है। यदि यह अम्ल और जल का अनुपात 1:2 करना है तो उसमें बढ़ाए जाने वाले जल की मात्रा पूछिए। तो देखो 60 लीटर है, 2:1 में कितना, 60 लीटर। तो 60 लीटर को देखो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है। थोड़ा सा देखो, अगर 60 लीटर को मैं अगर आपसे बोलूँ 2:3 में बांटो तो कैसे बांटोगे, 2 और 1 3, मतलब कि 60 है, इन दोनों का योग कितना, 3 है। अब 2 कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना हो चुका है, 20 हो चुका है। 1 यूनिट का मान 20 हो चुका है, तो इसको भी 20 से गुना कर देंगे और इसको भी 20 से गुना कर देंगे। तो जैसे 20 से गुना करोगे तो 20 दूनी 40, और ये क्या हो चुका है, 20 एकम 20। इसने पहले क्या बोला है, पहले बोला है अम्ल, मतलब कि एसिड बोला तो यहाँ पे एसिड हो जाएगा, और वाटर को मैं W से लिख लेता हूँ, समझ गए। अब इसने क्या बोला है कि उसमें 1:2 का अनुपात करना है, 1:2 का अनुपात बनाना है, और उसमें कितना मतलब कि लीटर पानी मिलाना चाहिए, मैंने मान लिया X लीटर पानी मिलाना चाहिए।
समझ गए। इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका देखो क्या क्या होगा। एसिड और वाटर है, देखो एसिड है और वाटर है, ठीक है, ऊपर है, तो देखो एसिड कितना है 40 है और वाटर कितना है 20 है, बटा अपॉन हो जाएगा यहाँ पे। देखो हम किस में मिला रहे हैं, वाटर में मिला रहे हैं, मुझे नहीं पता कितना मिला रहे हैं, तो यहाँ पे देखो वाटर कितना नीचे है, तो वाटर कितना हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा। और इसको किस अनुपात में बनाना है, यहाँ पे देखो ना 1:2 बनाना है, तो 1/2 हो जाएगा बराबर में। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको हल करेंगे। देखो 40 दूनी 80, तो 20x प्लस बराबर 20, देखो 20 प्लस x तो है ही है, और ये क्या हो जाएगा 40 × 2 80 हो जाएगा, गुना करना आना चाहिए। तो देखो तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 20 उधर जाके घट जाएगा 80 में, तो 60 बच जाएगा। तो हमने क्या किया है, x मतलब कि क्या है, x यहाँ पे क्या मिला है, पानी मिलाया था ना, तो हमको 60 लीटर पानी मिलाना होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा दिया, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। समझे? तो उम्मीद है समझ में आया होगा। बाकी इसके और भी मेथड हैं, देखो मैं दूसरा मेथड बनाने की कोशिश करूँ। देखो 2:1 था, ये क्या है एसिड है, ये क्या है वाटर है, इसको x लीटर क्या मैंने पानी मिला दिया, और इसको अनुपात कितना करना है, 1:2 करना है। तो आपको पता है पानी इसमें मिला रहे हैं, तो ये चेंज हो गया, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन हमको जो एसिड है ना वो चेंज कभी नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ थोड़ी मिला है, ये तो उसी का सेम अनुपात होना चाहिए। तो यहाँ पे एसिड 2 है, तो यहाँ पे भी एसिड 2 होना चाहिए। तो मैं इसको पूरे को जब 2 से गुना कर दूंगा, तो यहाँ पे 2 से गुना करूंगा, तो यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ से हम देखो कितना यूनिट पानी मिलाया हमने, 3 यूनिट पानी मिलाया, 1 से 4 हो चुका ना, देखो यहाँ पे 1 से 4 हो चुका, 3 यूनिट पानी मिला, ये मेथड नंबर 2 है, ठीक है। 1 से 3 हो चुका है, 1 से 4 हो चुका, तो 3 यूनिट पानी मिलाया। तो कितना लीटर मिश्रण था, 60 लीटर मिश्रण था, 2 और 1 3, 3 अनुपात में था, 3 हो जाएगा। हमने मिलाया क्या है, हमने कितना यूनिट पानी मिलाया, 3 यूनिट पानी मिलाया, तो इसको 3 से गुना कर देंगे। अब देखो 3 मिलाया, तो इसे पानी पूछा तो 3 से गुना कर देंगे, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो आपके पास करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 60 लीटर आपने पानी मिलाया। इस हिसाब से भी कर सकते हो, दूसरा मेथड हमने आपको बता दिया, जोन सा अच्छा लगे वो आप यूज़ में ले लेना, ठीक है। अब अंतिम सवाल देख लेते हैं, पेज हमारा चेंज कर लेते हैं। देखो क्या बोला है, यदि 2 पुरुष या 4 महिलाएं या 6 लड़के एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, देखिए 1 मिनट, तो पूरा कर सकते हैं, एक पुरुष एक महिला और एक लड़का उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, टाइम एंड वर्क। देखो इसने बोला है 2 मैन, मतलब 2 पुरुष, पुरुष को मैं एम से लिख लेता हूँ, 2 मैन हो गए, या फिर 4 वुमेन, 4 महिला, मतलब 4 वुमेन हो चुकी हैं, या फिर 6 बॉयज, 6 लड़के, मतलब लड़के को मैं बॉयज 20 लिख देता हूँ। एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब कि अगर किसी काम पर 2 आदमी 50 दिन तक लगा दिए जाएं, या फिर 4 महिलाएं 50 दिन तक लगा दी जाएं, या फिर 6 लड़के 50 दिन तक काम पर लगा दीजिए, वो काम क्या करते हैं बराबर, तो ये जितना काम करेगा, ये जितना काम करेगा, वो मतलब कि बराबर करेंगे। तो इनका किया हुआ काम और इनका किया हुआ काम हमेशा बराबर होगा, इसने खुद बोला है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप एफिशिएंसी निकालें। देखो ये 50, ये 50, ये 50 कट जाएगा, आपके पास फाइनल ये बच जाएगा। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी और बॉयज की एफिशिएंसी निकालनी है आपको। तो कैसे निकाल सकते हो, इसको देखो 2-3 मेथड है। इसको हम ढक लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा, यहाँ पे बॉयज हो जाएंगे। देखो मैन की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, मैन को ढक लेंगे, फिर जो बच गया तो 6 × 4 बच गया, यहाँ पे 6 बच गया, यहाँ पे 4 बच गया, तो 6 × 4, 6 चौका 24, तो मैन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 24 आ चुकी है। फिर वुमेन की निकालेंगे, तो वुमेन को ढक लेंगे, तो बचा कितना, 6 बच गया, 2 बच गया, तो 6 दूनी 12, वुमेन की 12 आ जाएगी। फिर हमको बॉयज की निकाल, जिसकी निकालनी उसको ढक लेते हैं, बॉयज की निकालनी, बॉयज की ढक लो, क्या बच गया, 4 × 2 8 आ चुका है, समझे। बाकी इसका आप एलसीएम लेके भी निकाल सकते हो, बहुत सारे मेथड हैं, आपको ये सब चीज़ें क्लास में सीखनी है। तो देखो इसको क्या रेशियो में लेना है ना, तो ये रेशियो में तो चल रहा है इनकी एफिशिएंसी। तो देखो अभी मुझे दिख रहा है और कॉमन आ सकता, 4 कॉमन, देखो 4 से काट लूँगा, 4 6 24, 4 3 12 और 4 दूनी 8, तो मैन की एफिशिएंसी 6, वुमेन की एफिशिएंसी 3 और बॉयज़ की एफिशिएंसी 2, समझे। अब हमको टोटल वर्क निकालना है पहले तो, क्योंकि इनको काम करवाना है ना, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। देखो टोटल वर्क, आप ये जो आपको ये जो समीकरण बनी है, इसमें किसी में मान रख लो, आपका टोटल वर्क सभी में समान आएगा। तो देखो अगर मैं मैन से निकालूं, तो यहाँ पे देखो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो ना, 2 मैन, 2 आदमी किसी काम को 50 दिन तक करते हैं तो पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 आदमी है, और मैन की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 मैन की जगह क्या रख देंगे, 6 रख देंगे, और ये 50 दिन तक काम करेंगे, तो इंटू 50 कर देंगे। ये क्या आ चुका है, ये टोटल वर्क आ चुका है। तो 6 × 5 = 30 और 30 × 2 कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30 और 3 दूनी 600 काम आ चुका है, 600 काम आएगा। बाकी आप इसको इसमें भी रख लोगे ना, किसमें, 4 वुमेन × 50, तो देखो वुमेन का मान वैल्यू कितना है, 3 है, तो 4 ×
3, 4 3 12 और 12 5 60, 600 ऐसे भी आएगा, सेम आएगा वो चीज़। तो अब इसको किससे करवाना है, देखो काम हमारे पास आ चुका है कितना, 300 आ चुका है। इनको किससे करवाना है, एक इसने बोला एक पुरुष हो, एक महिला और एक लड़का हो। तो एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है 6, एक वुमेन की 3 है, एक बॉयज की कितनी है 2 है। तो 6 × 3, देखो 6 + 3, 6 3 9 और 9 2 11, तो 11 हो जाएगा। तो 11 की एफिशिएंसी काम करेंगे 300 को। तो 300 से आप 11 को भाग दे लीजिए, देखो 11 दूनी 22, 8 बच जाएगा। क्या कर दिया हमने यहाँ पे, 600 है ना, 6 5 30 × 2, 600 आएगा यहाँ पे, 600 आ जाएगा। देखो अब करते हैं, देखो 11 5 55, 5 बच जाएगा। तो 11 चौक 44, 6 बच जाएगा। तो 54 से ही 6/11 आपका दिन लगा देंगे, जो कि ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें भी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, पूरा का पूरा आराम से हमने समझाया। वीडियो सबसे लंबी हमारी बनती है क्योंकि समझाने में इतना टाइम लगा देते हैं, तो ऐसा मत सोचना, आपको सीखते रहना है। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई गलती हो गई है तो हमें माफ़ करना, ठीक है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए, धन्यवाद।